पूरा जो फोकस है, जो पूरी एनर्जी है, वो इस मोर्चे पे लगी हुई है। आज़ादी के आंदोलन में इन्होंने इस संयुक्त पंजाब के लोगों ने सबसे अधिक कुर्बानियां दी। कई फैक्टर रहे जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है और दूसरी बार नहीं, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। उन नेताओं में तो किसी का बाप एमपी है तो बेटा एमएलए है, बेटा एमपी है तो बाप एमएलए। सरकारी सुविधाएं सारी मिल ही रही हैं। 2019 में इनकी 40 सीटें आई थी और अब की बार जो ये निर्दलीय आए हैं वो उन्होंने ही खड़े किए थे कुल मिला के बीजेपी ने सारे। तो निर्दलीय काउंट करके देखा जाए तो इनकी 52 सीटें। बीजेपी धार्मिक और जातीय उन्माद का वो नशा भरने में उन लोगों में सफल हो। बीजेपी ने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, लेकिन आखिर में वो समझदार पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं लेकिन वोट देंगे बीजेपी को। असली बात तो रोजगार की होनी चाहिए, असली बात खेती के अधिकारों की होनी चाहिए, असली बात मजदूरों के राइट्स की होनी चाहिए। धर्म और जातीय उन्माद के जाल से ऊपर उठो, इसमें मत फंसो। लेकिन फिर भी हमारे लोग नहीं जागरूक हो पा रहे। सरकार किसी की आ जाए, चाहे कांग्रेस की आ जाए, चाहे बीजेपी की आ जाए, लोगों को अपने हकों के लिए लड़ना पड़ेगा। 8 अक्टूबर को हरियाणा में सरकार बदल भी जाती, कांग्रेस या इनेलो की सरकार भी आ जाती, तो उनके खिलाफ हमें और भी ज्यादा ताकत से लड़ना था। बीजेपी वाले विपक्ष में होकर नारे देते थे कि WTO का बहिष्कार करो, WTO का बहिष्कार करो, लेकिन आज ही वो WTO के सबसे ज्यादा बड़े समर्थक बन गए हैं। हजारों करोड़ों रुपए उनके पार्टी फंड में है, वो तो व्हाइट मनी है हजारों करोड़ रुपए की। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट कितना सपोर्ट करते हैं उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है कोई उनका। विपक्ष में तो यही झगड़ा चलता रहा। एक कहता है सबसे बड़ा चौधरी मैं हूं, दूसरा कहता है सबसे बड़ा चौधरी मैं हूं, तीसरा कहता है सबसे बड़ा चौधरी तो मैं हूं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹੂਰ। 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਝੜਪ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਐਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਢਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਔਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਉੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਅਤੇ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ, 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਥਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹਰਡਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ वाले ने? देखो, 6 तारीख को जो कार्यक्रम है वो शंभू बॉर्डर से चलने का कार्यक्रम है और उसकी क्या रणनीति होगी, क्या किस तरीके के जत्थे बनाए जाएंगे, क्या किस तरीके से जाएंगे, वो 2 तारीख को दोनों फोरमों की जो साझी मीटिंग होगी उसमें तय होगा। और जैसे ही उसमें जो रणनीति बनेगी, जो भी बातें तय होंगी, दोनों फोरमों के नेता वो जानकारी लोगों के साथ साझा कर देंगे। अभी जो हमारा पूरा ध्यान है, जो पूरा फोकस है, वो इस बात पे है कि खनौरी बॉर्डर पे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं।
हमारे एक और साथी सुखजीत सिंह जी भी आमरण अनशन पे बैठे थे। आज उनसे बड़ी दरखास्त करके, बड़ी उनसे रिक्वेस्ट करके उनका आमरण अनशन स्थगित कराया गया है और डल्लेवाल साहब का आमरण अनशन है वो लगातार जारी रहेगा। तो अभी पूरा जो फोकस है, जो पूरी एनर्जी है वो इस मोर्चे पे लगी हुई है और 2 तारीख को जो भी रणनीति बनेगी दिल्ली कूच की, वो रणनीति बना के फिर उस पे वर्क किया जाएगा, उस पे काम किया जाएगा और जैसे ही रणनीति बनेगी हम आपके साथ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਕੋਹੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, 3 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਨੌਨ ਜਾਟ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਚੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? देखो, मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि कई फैक्टर रहे जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है और दूसरी बार नहीं, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। उसका जैसे 3-4 अगर मैं कारणों को देखता हूँ, मैं भी बड़ा उसका आत्ममंथन कर रहा हूँ, उस चीज़ पे विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए भी एक ये बहुत बड़ा सवाल है और कोई उसको आपके सामने बयां करे या ना करे, लेकिन मेरे मन में तो कम से कम, हमारे संगठन के साथियों के मन में तो ये बड़ा सवाल है कि जिस सरकार ने किसानों पे गोलियां चलाई, जिस सरकार के राज में 50,000 से अधिक मुकदमे किसानों पे दर्ज किए गए, जिस सरकार ने सरपंचों को पीटा, कर्मचारियों को पीटा, बेरोजगारों को पीटा, और वही सरकार इतनी बम्पर मेजॉरिटी से आती है, क्योंकि 2014 में आप हमें ध्यान रखना चाहिए, 2014 में इनकी 47 सीटें आई थी और 2019 में इनकी 40 सीटें आई थी और अब की बार जो ये निर्दलीय आए हैं वो उन्होंने ही खड़े किए थे कुल मिला के बीजेपी ने सारे। तो निर्दलीय काउंट करके देखा जाए तो इनकी 52 सीटें हैं, यानी 2014 में भी इनकी जितनी सीटें नहीं थी उतनी 2024 में हैं। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ गहरे कारण हैं, वो हमें समझना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग हो रही है और जब तक वो आत्ममंथन नहीं किया जाएगा, तब तक उस बात को गहराई से नहीं सोचा जाएगा, तब तक हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जो मोटे मोटे मैं 3-4 कारण देख पाता हूँ, पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं ये स्वीकार करना होगा, पूरे देश के अंदर, पूरे देश के जनमानस में बीजेपी धार्मिक और जातीय उन्माद का वो नशा भरने में उन लोगों में सफल हो गई है। अभी महाराष्ट्र के चुनाव हुए, वहाँ उन्होंने मुद्दा बना दिया मराठा वर्सेस नॉन मराठा। गुजरात में होते हैं तो पाटीदार वर्सेस नॉन पाटीदार। नेशनल लेवल पे उत्तर प्रदेश में होते हैं, वहाँ पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम, यादव वर्सेस नॉन यादव। हरियाणा में सिख और जाटों को एक तरफ कर दिया, बाकी रेस्ट को अलग कर दिया। लेकिन मैं लोगों से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आम लोगों से मेरा एक सवाल है, भाई ठीक है, एक होता है डीएनए, किसी भी कम्युनिटी का डीएनए हो जाता है भाई। कोई जैसे अगर आप देखोगे फौज के अंदर महार रेजिमेंट भी हुई थी, वो भी बहुत लड़ाकू थे, लड़ने की उनमें कला थी। इसी तरीके से सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, ये भी बड़ी लड़ाकू रेजिमेंटें मानी जाती हैं। ये एक डीएनए हो जाता है। अगर ये लोग हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, सबके लिए लड़ के उनके हक दिला रहे हैं। मंडियाँ बची तो सबको फायदा हुआ ना, चाहे सैनी बिरादरी का किसान हो, चाहे यादव बिरादरी का किसान हो, चाहे कोई भी किसान हो, सबको फायदा हुआ। आज़ादी के आंदोलन में इन्होंने, इस संयुक्त पंजाब के लोगों ने सबसे अधिक कुर्बानियां दी, तो आज़ादी तो पूरे देश को मिली ना। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग उस धार्मिक और जातीय उन्माद के जाल में उलझ जाते हैं और सोचते हैं बोले अच्छा इनको हराना है। अब बीजेपी ने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नारा दिया, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक लेख भी पढ़ रहा था, एक एडिटोरियल आया बड़े सीनियर पत्रकार का, तो उन्होंने जिक्र किया कि कैसे वो इलेक्शन से पहले कुछ बड़े सीनियर लोगों से, बड़े रिस्पॉन्सिबल सिटीजन से बात कर रहे थे, जिसमें वकील भी थे और भी लोग थे। तो जब चर्चा की तो लोगों ने बताया, लोगों ने कम से कम 10 बीजेपी की गलत नीतियां गिनवा दी कि बीजेपी ने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया। लेकिन आखिर में वो समझदार पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं लेकिन वोट देंगे बीजेपी को। तो पत्रकार ने पूछा ऐसा क्यों? तो वही दिमाग में उनके जो एक भर दिया है बीजेपी ने कि नहीं, अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो जट और जाटों की सरकार आ जाएगी। अरे
जट और जाटों की सरकार या अदर की सरकार, ये क्या मतलब है, क्या मुद्दा है ये? असली बात तो हमारे सामाजिक मुद्दों की होनी चाहिए ना। असली बात तो रोजगार की होनी चाहिए, असली बात खेती के अधिकारों की होनी चाहिए, असली बात मजदूरों के राइट्स की होनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, मैं बड़ी सिंपल से बात कहता हूं, मैं जाट कम्युनिटी से आता हूं, मैं बड़ी एक सिंपल बात कह रहा हूं भाई। 2014 से पहले हरियाणा में जाट सीएम था, उसने हमारा क्या भला कर दिया भाई? 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई थी और जो वो कमेटी बनी राजनेताओं की उस रिपोर्ट को लागू कराने के लिए, उसमें उस समय के हरियाणा के सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी थे उस कमेटी में, ठीक है, वो जाट भी थे। लेकिन 2014 तक वो हरियाणा के सीएम रहे, सेंटर में कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने रिपोर्ट को लागू नहीं किया भाई। वो जाट सीएम बन गया, उससे एक किसान को, एक आम जाट को क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उसी तरीके से मैं एक बात पूछ रहा हूं, जैसे हमारे अभी जो मुख्यमंत्री हैं, जैसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, अभी नायब सिंह सैनी जी हैं भाई, वो सैनी बिरादरी से हो गए, उसका ये मतलब थोड़ी है कि सैनी बिरादरी के भाइयों के, जो सैनी बिरादरी के किसान हैं, उनको बहुत फायदा हो जाएगा, या सैनी बिरादरी के नौजवान हैं उनको बहुत नौकरियां मिल जाएंगी, या सैनी बिरादरी का कोई भाई फौज में जाना चाहता होगा तो उसको अग्निवीर जैसी बुरी योजना नहीं झेलनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है, नीतियां तो सबके लिए समान है ना। किसान का अगर ये सरकार नुकसान कर रही है तो सैनी किसान भाई है उसका भी नुकसान है, जाट किसान भाई है उसका भी नुकसान है, अगर सिख किसान भाई है उसका भी नुकसान है, यादव किसान भाई है उसका भी नुकसान है। लेकिन आम आदमी इस चीज को अभी नहीं समझ पा रहा है। और सेंसिटिव पॉइंट ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और सेंसिटिव पॉइंट कितना कितने काम कर देता है और पॉलिटिकल पार्टीज कर। और देखो, मैं एक बात कह रहा हूं, मुझे बड़ा दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है। चौधरी छोटूराम जी जैसे लोग, बाबा साहेब अंबेडकर जी जैसे लोग, चौधरी चरण सिंह जैसे लोग कह कह के चले गए, सीख दे दे के चले गए कि इस धर्म और जातीय उन्माद के जाल से ऊपर उठो, इसमें मत फंसो। लेकिन फिर भी हमारे लोग नहीं जागरूक हो पा रहे हैं, फिर भी हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, कई बार पूरी पूरी रात निकल जाती है ट्रॉली में लेट के, ये सोचते सोचते इस पर चिंतन करते करते। क्योंकि देखो, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। हरियाणा में अहीर बेल्ट के कुछ जिले आते हैं जहां पे हमारे ज़्यादातर यादव भाई हैं हमारे। उस अहीरवाल की बेल्ट में आपको एक भी ऐसा घर नहीं मिलेगा जिसमें कम से कम एक व्यक्ति फौज में ना हो। अग्निवीर जैसी योजना से सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे अहीरवाल बेल्ट के भाइयों को हुआ। लेकिन आखिर में आके वो भी बीजेपी की उस जातीय उन्माद की राजनीति के जाल में फंस जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, वोट बीजेपी को ही देना पड़ेगा, नहीं तो फलानों की, फलानी कम्युनिटियों की सरकार आ जाएगी, जाटों की, सिखों की सरकार आ जाएगी। ये क्या मतलब है? अरे सरकार किसी की आ जाए, चाहे कांग्रेस की आ जाए, चाहे बीजेपी की आ जाए, लोगों को अपने हकों के लिए लड़ना पड़ेगा। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, अगर 8 अक्टूबर को हरियाणा में सरकार बदल भी जाती, कांग्रेस या इनेलो की सरकार भी आ जाती, तो उनके खिलाफ हमें और भी ज्यादा ताकत से लड़ना था। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो गेट जैसे समझौते, जो WTO जैसे समझौते किए गए, वो किसी और ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किए। और उस समय बीजेपी वाले विपक्ष में होकर नारे देते थे कि WTO का बहिष्कार करो, WTO का बहिष्कार करो। लेकिन आज ही वो WTO के सबसे ज्यादा बड़े समर्थक बन गए हैं। इसके अलावा, मैं 2 मिनट और लूंगा इस सवाल पे आपकी, इसके अलावा कुछ और कारण भी रहे जो समझने पड़ेंगे। बीजेपी की एक मशीनरी ऐसी है, उनके पास पैसा भी इतना ज़्यादा है, हजारों करोड़ों रुपए उनके पार्टी फंड में है, वो तो वाइट मनी है हजारों करोड़ रुपए की। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉरपोरेट कितना सपोर्ट करते हैं उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है कोई, उनका पैसे की कोई कमी नहीं, पूरा पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। दूसरा, शराब बांटनी हो या पैसे बांटने हो, जो भी कुछ करना है उनको, वो बिल्कुल खुल के धड़ल्ले से करते हैं। उनका प्रशासन, उनके ऊपर कोई जांच नहीं की जाती, उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई जाती। इसके अलावा अब की बार हरियाणा में हमें एक और अलग चीज़ देखने को मिली कि हरियाणा में कम से कम 15-16 सीटें ऐसी हैं जहां पे जो बीजेपी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जो निर्दलीय कैंडिडेट खड़े किए थे, उन निर्दलीय कैंडिडेटों को जितनी वोट मिली, वो वोट कई गुना ज़्यादा थी एज कंपेयर टू बीजेपी की जो विक्ट्री का मार्जिन था। बीजेपी कहीं जीतती है 32 वोटों से, लेकिन वहाँ इंडिपेंडेंटों ने वोट लिए हैं 60,000 के आसपास। वो ज़्यादातर जो इंडिपेंडेंट थे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी की रणनीति के अनुसार, बीजेपी के सपोर्ट के अनुसार खड़े थे। एक बात। दूसरी बात, जो
कुछ किसान नेता थे, वो भी कुछ इंडिपेंडेंटों का सपोर्ट कर रहे थे। इंडिपेंडेंटों का सपोर्ट करने का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंटों का सपोर्ट करने का मतलब है कि सत्ता में जो पार्टी बैठी है उसके खिलाफ जो वोटें हैं, उससे जो वोटें नाराज हो रखी हैं, वो कहीं भी एक जगह जाके कंसोलिडेट ना हो, वो अलग अलग 10 जगह पे बट जाएं। यही राजनीति है, यही षड्यंत्र होता है, यही रणनीति होती है। तो एक इन्होंने ये भी एक बहुत बड़ा काम किया है कि उन्होंने इंडिपेंडेंट इतने खड़े कर दिए। इसके अलावा जो विपक्ष है वो पूरे तरीके से नकारा है। विपक्ष में तो यही झगड़ा चलता रहा, एक कहता है सबसे बड़ा चौधरी मैं हूं, दूसरा कहता है सबसे बड़ा चौधरी मैं हूं, तीसरा कहता है सबसे बड़ा चौधरी तो मैं हूं। असल में उन्होंने लोगों के लिए संघर्ष किया ही नहीं ना। लोग किस दौर से गुजर रहे हैं, लोगों की क्या पीड़ा, उनको मालूम ही नहीं है। उनको, उन नेताओं में तो किसी का बाप एमपी है तो बेटा एमएलए है, बेटा एमपी है तो बाप एमएलए, सरकारी सुविधाएं सारी मिल ही रही हैं। उनको क्या लेना देना जनता की कठिनाइयों से? तो वो तो अपना आराम से अपने अहम की लड़ाई में, अपने अहंकार की लड़ाई में वो उलझे रहे, इसलिए उनके पल्ले आखिर में कुछ रहा नहीं। और मुझे बड़े दुख के साथ लेकिन ये कहना पड़ रहा है, मैं 14 साल का जो मेरा सामाजिक जीवन है, हम इसी सोच के साथ आए थे कि अपने लोगों को हम इतना जागरूक करेंगे, इतना उनको अवेयर करेंगे कि हमारे लोग चाहे किसी को वोट डालें, लेकिन अपने उन सामाजिक मुद्दों पे वोट डालें जो उनकी ज़िंदगी से जुड़े हैं। चाहे खेती का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अपनी उस मुहिम में आज अगर मैं देखता हूँ, अपना मैं खुद का मूल्यांकन अगर ईमानदारी से करूँ, तो आज मैं उस मुहिम में अपने आप को असफल पाता हूँ। आज की इस घड़ी में, आज के इस दौर में, आज अगर मैं ईमानदारी से मूल्यांकन करूं, बाकी अगर बातें कहने के लिए तो चाहे कुछ भी कहते रहो, ठीक है, लेकिन अगर सच्चाई स्वीकार करने पे आएंगे तो सच्चाई ये है कि जिस सोच को लेके हम चले थे, आज उसमें, आज की घड़ी में उसमें हम असफल हैं, कामयाब नहीं हो पाई। ये ईमानदारी से स्वीकारना चाहिए। और मुझे लगता है हर नेता को जहाँ भी कोई कमी दिखे, जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ दिखे जिस पे वर्क करने की ज़रूरत है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जब आप स्वीकार करते हो तभी आप उस कमी को दूर करने की तरफ कार्य कर सकते हो। प्रयास करेंगे इस कमी को दूर किया जाए, असफलता को सफलता में बदला जाए। ज़रूरी नहीं है कि हमारे जीवन में ही हम उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। हो सकता है कि हम 25% रोल निभा पाएँ, हम उसके बाद दुनिया छोड़ के चले जाएं, उसके बाद अगले आएंगे, वो आगे उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा जितना रोल है हमें ईमानदारी से वो करना है। उसके लिए हम प्रयास पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और मजबूती से भी आगे करेंगे। लेकिन जो आज की जो स्थिति है उसको भी हम स्वीकार कर रहे हैं। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, राइटिंग इज़ वेरी क्लियर ऑन द वॉल। व्हेन राइटिंग इज़ वेरी क्लियर ऑन द वॉल, you must accept it. If you will ignore it, then you are moving away from the reality. और जब आप रियलिटी से दूर जाओगे तो फिर आप कभी भी सफलता की तरफ नहीं जा पाओगे। कुछ बुजुर्ग भी ने साढ़े नाल। क्या हाल है ताऊ, ठीक हो? ठीक सर, ठीक से ठीक सर। तैयार हो अभी? अगर पंजाब से किसान जाता है, यहाँ से उठकर हरियाणा में जाता है, तो पहले बार की तरह उनको रिसीव करने के लिए तैयार हो? खेती है उनके, हैं? खेती चला है। खेती जाओगे? हाँ, साथ चलेंगे? और पहले साथ ले कुकरे रहे हाँ। निमे जावाए हरियाणा क्रॉस करवा के आओगे उनको? दूरे जावांगे, हाँ, दूरे मिला दें उड़े। साथ ही जाओगे? हाँ, ठीक है। आप भरा था मैंने लगा जख्मी हुए। जिस दिन टल्लेवाल साहब को गिरफ्तार करने आए थे, अच्छा, उस दिन जब वो उनको ये भाग के, जब इसको सूचना मिली तो ये भाग के जा रहे थे, तो उस समय इनके पैरों में चोट लगी। आप देख रहे हो नीचे से इनके खून भी आए हुए हैं। ये बंदा वो व्यक्ति है, पहले दिन से ये इस मोर्चे से गया नहीं है। अच्छा। और 13 फरवरी को मोर्चा आया था, ये 8 फरवरी को आके यहाँ पे बैठ गया था सड़क पे 5 दिन पहले। अच्छा, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਪਾਏ, ਸਮਝ ਪਾਏ? चोट मेरे वहाँ मेरता तुर के गए। हाँ, मामे बैरिकेटा में पहुँचे, मामे बहत रहे थे, एकदम रस्सा खोलना थे, उसके हिसाब से मामे मेरे चोट लगी। हाँ जी। देखा क्या? देखा ओ गए रात को 12 दिन मीटिंग चली अपने फोरम की। अपने अभिमन्यु भी था, सरसा साहब भी थे, अपना जगदीश सिंह डल्लेवाल भी थे, सारे थे। 12 बजे अभिमन्यु कुआड़ अपना ऑफिस है यहाँ पे आया था। मामे आड़े सुते ना उन्हें बेड़ा पिटिया है। आड़े तंबू एक बरनाला जिला का उधर रुका मेरे अपने प्रधान जी को ले गए। माम ने पता लग गया, मामे दे गए, वो पुलिस नहर पर जा ली थी।
सोया सरकार है ते बीजेपी ते जेजेपी एनएलओ इवन को मतलब भगवंत मान ने न्यू कर दिया क्या कर भगवंत मान ने जो भी एक नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान। जवान भी रोड पर, किसान भी रोड पर है। सरकार कौन सी हो, देश भले आजाद होया, देश गुलाम है पार्टियों का। बीजेपी आएगी, जेजेपी आएगी, एनएलओ आएगी, काली आएगी, जितनी पार्टियाँ नहीं, किसान मजदूरों का भला किसी ने भी नहीं करी अभी। ये मरता और बैठे भाई और बैठे ताते ताऊ बैठे, सारी जिंदगी गई किसान मजदूर का भला किसी ने ना करया ना को साड़ा करा है। नी एक का को नहीं एक कौन दादे जम्मू कश्मीर से लेकर किन्ना को मर्जी गई। अब मैंने बात कही, एक गांव में से एक बंदा होने क्रांति हो रही है, लड़ाई है। गद्दार हैं गद्दार, राज्यपाल वर्गे, युद्धवीर वर्गे, राकेश टिकैत वर्गे, ढूंढी वर्गे, उनके आंदोलन बेचा उड़ा है सिंधु बॉर्डर पे। बोले वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बेची होती। युद्ध आंदोलन चल रही है 13 फरवरी से। इस आंदोलन ने जगदीश सिंह डल्लेवाल को, डल्लेवाल मर गया नहीं, न्यूज होती है किसान कौम सारे मर गए। मैं तो एक विनती करूंगा, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ का भाईचारा जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जो ये नेता बैठा जगदीश सिंह डल्लेवाल, मैं तो बापू कहता हूँ, मैं इसके पैरें का लगाता हूँ। मेरे से कहेगा बताओ कृष्ण जी पूरा वेट, मैंने कोई प्रधान जी नहीं होना कहेगा। इसके लिए जान देना तैयार है, 1 2 3 जान देना तैयार है। इसके लिए तोड़ लगो कि मैं लगो। ये किसान नेता एक नंबर का, ना झुकेगा ना बिकेगा। एक ये, एक अपना बलदेव सिंह सरसा सिंधु बॉर्डर बंदी को था 15-20 दिन भेजो, अपना काम बन जाएगा। 378 दिन उन्होंने चल 11वां महीना 2020 में 11वां महीने की 26 तारीख उन्होंने चले था। खनौरी, सिंधु, रतन वो अपना गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, अर्धा बॉर्डर दोनों चलेगा। 378 दिन 15-20 दिन बैठने ओड़े काम बनता। ठीक है, अपना प्रधान एक नंबर का, सारे जो बैठे वाला है ये सारे सही हैं। डल्लेवाल में पूरा चाहूँ। ठीक है ये की कह रहे कृष्ण भाई क्रांतिकारी आज ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? सहमत हो ਇਹਨਾਂ ਦੇ सहमत हो इनसे? कौन सी बात है? ये जो बोले कि सब ईमानदारी से चल रहा है, लड़ाई लड़ेंगे तो जीत के जाएंगे, आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो ये मोर्चा है यहाँ, ये किसान आंदोलन 2 है, इसके जो लीडर हैं गैर राजनीतिक है। हम गैर राजनीतिक इनके साथ हैं, इस लड़ाई में साथ हैं। अब क्योंकि लड़ने वाली लड़ाई तो गुजर चुकी है, अब मरने वाली लड़ाई है। मरने में भी हम सभी, जो इसने भाई ने कहा, सहमत है कि साथ हैं डल्लेवाल जी के। डल्लेवाल जी मरते हैं तो मरेंगे हम भी। जब तक जीत नहीं होती तब तक लड़ेंगे और मरेंगे। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਲੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹੁਰ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਖਨੌਰੀ।